हमारा आज का ये कार्यक्रम एक ख़ास कार्यक्रम है, इस माने में कि जिस हस्ती को आज हम यहाँ बुला रहे हैं उस हस्ती से हमारा परिचय सालों साल पुराना है। पिछले 50 साल से ये हस्ती या ये आवाज़ हमारे घरों में गूंजती रही है, हमारे दिलों में गूंजती रही है, हमारे मनों को छूती रही है, कभी हंसाती रही है, कभी रुलाती रही है, कभी गमगीन बनाती रही है। इस आवाज़ के जादू ने हमको पिछले 50 साल से मोहा है और आज ये जादू हमारे स्टूडियो में आ रहा है, हमारे सामने हमसे बातचीत करने के लिए। मेरा इशारा आशा भोंसले की तरफ है। आशा दीदी को हम सब प्यार से दीदी कहते रहे हैं। उनके गीत हमें हमेशा अच्छे लगते रहे हैं, उनके गीतों में एक मादकता हमें हमेशा छूती रही है। आज आशा जी हमारे स्टूडियो में और मुझे लगता है अभी अभी आ ही रही होंगी वो स्टूडियो में। आशा जी का स्वागत करें। तो आशा जी एक बार फिर आपका स्वागत है स्टूडियो में, आपका अभिनंदन भी है। तो मित्रों, आशा जी आज हमारे बीच हैं। हमने उनका जन्मदिन मनाया, उन्हें शुभकामनाएं दी और लगातार देते रहेंगे आशा जी हम आपको शुभकामनाएं। और हम आशा जी से पूछना चाहते हैं कि आशा जी आज उम्र के इस पड़ाव पर आपको कैसा लग रहा है, सारी उपलब्धियों के साथ, सारी मान्यताओं के साथ, सारे जितनी स्वीकृति आपको मिली समाज में उसके साथ कैसा लग रहा है आपको आज? पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी आपका, हमारे टीवी स्टेशन का, क्योंकि इतना बढ़िया मेरा बर्थडे आज तक नहीं मनाया गया था। आशा जी बर्थडे तो हमेशा मनाया जाता रहेगा, आगे भी इतना बढ़िया बनेगा। और जो आपने कहा है कि इतने सालों बाद कैसे लगता है, मैं कभी ऐसे सोचा ही नहीं मैंने कि इतने साल हो गए हैं और अब कैसा लगता है। मैंने एक ही काम किया हमेशा कि काम करते जाओ, जो गीता में कहा है कि अपना काम करते जाओ। काम करते गए, कभी सोचा ही नहीं कि हम कौन हैं, क्या है, कहाँ कितने बड़े हो गए, कितने छोटे हो गए। और मेरा ख्याल है सबसे अच्छा होता है, नहीं तो इंसान फंसा रहता है कि बाकी चीज़ें। गीता में कहा है काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो। हाँ, लेकिन अगर मुझे याद सही पड़ रहा है तो आपने एक बार कहा था कि मैं उसमें विश्वास करती हूँ कि डू योर ड्यूटी एंड देन एंजॉय द फ्रूट्स। बिल्कुल। अगर गाना हमने गाया और छोड़ दिया कि इसका जो होता है होए, लेकिन फिर जब वो गाना अच्छा होता है या लोग पसंद करते हैं, नेचुरली उसकी खुशी मिलती है। जैसे मुझे 3 मेरे बच्चे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि कर्म के और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो उनको बड़ा होते देख जो मुझे खुशी मिली है, हर चीज़ की खुशी लेनी चाहिए। मेरी लाइफ का जो एक देखने का जो अंदाज़ है वो ये है कि हर वक्त इंसान को हंसते रहना चाहिए। लोगों को बजाय अपने दुख के अपनी खुशियाँ बांटनी चाहिए। दुख बांटने से कभी बढ़ता नहीं है, लेकिन खुशी बांटने से बढ़ती है, खुशी बढ़ जाती है। तो मेरा ख्याल है कि हंसते रहना चाहिए। हर इंसान दुखी है जीवन में, पर अपना हंसते रहना चाहिए। और जो चीज़ आती है, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, उसका मज़ा लेना चाहिए। अच्छा, दुखों का मज़ा आप कैसे लेती हैं? दुखों का मज़ा ऐसा लेती हूँ कि जब आज सुखी होती तो कल का जो दुख था मैं सोचती अरे बाप रे, इतना दुख था और इतनी संकट थे, उसमें से निकल आए, तो उसका एक गर्व होता है कि इसमें से भी हम निकल आए और अब खुश हैं। कल दुख आने वाला है, लेकिन जो अभी खुशी है वो क्यों ना लेना नहीं ले। मैं सोचता हूँ ये बड़ा सकारात्मक दृष्टिकोण है जीवन के प्रति और आपकी सफलताओं का एक बहुत बड़ा कारण शायद ये रुख भी रहा होगा। आपने बहुत छोटी उम्र में गाना शुरू कर दिया था। जी हाँ। एक पार्श्व गायिका के रूप में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1943 में पहली बार आपने गाना गाया था एक मराठी फिल्म के लिए, मराठी फिल्म माझाबाळ के लिए। माझाबाळ के लिए। मैं अगर आपको उस 50 साल पीछे ले जाना चाहूँ कि उस समय कैसा लगा था आपको जब आपने पहला गीत गाया था, क्या दिक्कतें लगी थी आपको, कैसी फीलिंग्स थी आपकी? दिक्कतें ये थी कि मैं कांप रही थी। गाने के लिए तो गई, दीदी ने कहा गाना गाना है चलो। दीदी भी थी गाने में और भी बहनें थी सब। अच्छा, मिलकर के चारों बहनों का? हाँ, मैं थर 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 कांप रही थी, मैं इतनी डर गई थी। वैसे बहुत डर लग रहा था कि ये सब चीज़ अभी के अभी ख़त्म हो जाए तो अच्छा। ऐसा? और जब गाना पूरा हुआ उसके बाद कैसी फीलिंग थी? नहीं, कुछ मालूम नहीं, बहुत डरी हुई थी। वो गाना याद है आपको? चला चला नवबाला गुंफू चला सुममाला, ऐसा गाना था। वाह क्या बात है। लेकिन उसके बाद आपने 3-4 साल बाद, फिर शायद 3 साल बाद 1947 में एक हिंदी फिल्म में गाना गाया था। नहीं, मैंने उसके बाद 46 में शायद
वसंत देसाई उनकी फिल्म थी वी शांताराम जी की अंधों की दुनिया, अच्छा अच्छा, उसमें एक गाना गाया था। था। वो गाना भी मैं मतलब बहुत डर के हालत हो गई थी, पर 47 से मैं लगातार फिल्मों में गाती आ रही हूँ। आज समझ लीजिए 50 से ज़्यादा, 50 से 53 साल हो गए। ज़्यादा ऊपर। देखिए आपके 53 साल के के सारे गीत लोगों ने बड़े प्यार से सुने और सराहे हैं। आशा जी, पहले गाने की बात तो की, लेकिन मैं उससे भी पहले जाना चाहता हूँ, आप जब स्कूल में जाती थी तो मैंने सुना है आपको बहुत मार पड़ती थी। बिल्कुल नहीं, नहीं? मैंने मार नहीं खाई और मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, चुपचाप बैठी रहती थी। मैं चुपचाप बैठे रहना अच्छी स्टूडेंट होते हैं। मतलब तंग नहीं करती थी जैसे लोग आपकी बाहर आके ग्रामर बहुत। कैसी थी? ग्रामर कैसी थी? मुझे लगा ग्रामर में कुछ थोड़ा बहुत होता था कभी कभी। नहीं? अभी कुछ याद ही नहीं है। जब आपको डीलिट मिली थी अभी कुछ साल पहले, उस समय आपने एक बात कही थी, मुझे याद है अच्छी तरह से, और वो शायद आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहें वो अनुभव कि डीलिट जब मिलती है एक आदमी को। जब मुझे बहुत अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि जिसने कॉलेज देखा ही नहीं उसको डिलीट जब मिल रही है। डिलीट मिल रही है, तो डॉक्टरेट लेने के लिए जब मैंने पहला सवाल किया था उनसे कि क्या मुझे आप वो टोपी पहनाएंगे जिसमें गोंडा लटकता है क्योंकि देख देख के लगता था कि जब लोग ग्रेजुएशन करते हैं और वो टोपी पहन के लड़के जाते हैं, बड़ा सुंदर लगता था वो। हमने तो कॉलेज देखा ही नहीं, तो उन्होंने कहा हाँ वो टोपी मिलेगी। और जब उन लोगों के बीच में चलते समय टोपी पहन के मैं बड़ी खुश हो रही थी कि चलो ये जीवन में कभी होने वाला नहीं था जो हुआ कि मुझे डॉक्टरेट मिली और मैंने वो टोपी पहन लेकिन के। उस डॉक्टरेट का कोई महत्व खास नहीं है आपके लिए। जो डॉक्टरेट आपने हासिल कर ली है अपनी साधना से, वो कहीं बहुत बड़ी थी। उस समय जब 3 मिनट का गाना एक साथ गायक को गाना पड़ता था तो बड़ी साधना चाहिए थी उसके लिए। बिल्कुल। और आज आसान हो गया है गाना लोगों के लिए, आपका मतलब है? आज गाना बहुत आसान हो गया है क्योंकि एक एक लाइन में चलता है। डुएट के लिए अगर लड़का हो भी नहीं हो, कोरस है नहीं है, इंस्ट्रूमेंट भी बाद में डाले जाते हैं, तो इसीलिए आजकल गाना बहुत आसान हो गया है। पहले गाना बहुत मुश्किल था तो ये क्योंकि फीलिंग्स कैसे आती होंगी एक एक लाइन में? पहले गानों में बहुत फीलिंग्स होती हैं और आपको सारी फीलिंग्स याद रखनी होती हैं जो कलाकार ने फिल्म में दिखानी है, तो कैसे आती हैं ये फीलिंग्स? जब बोल सामने आते हैं, गानों के बोल जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये गाना क्या चाहता है। जब वो मालूम होता है तो कौन गाने वाली है, तो उस आर्टिस्ट का चेहरा भी अंदर आ जाता है और फिर नेचुरली फिर रिहर्सल करके और सोच के गाना पड़ता है कि हम किसके लिए गा रहे हैं, क्यों गा रहे हैं। तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि क्यों गा रहे हैं, कौन गा रहा है, किस लिए गा रहा है, कहाँ गा रहा है, ये बताइए। तो ये सब हाँ जी हाँ, ये सब देख के गाना अच्छा होता है। आपने मधुबाला से लेकर के और मनीषा कोइराला तक को अपनी आवाज़ दी है। बहुत लंबा स्पैन है, ये कोई छोटा स्पैन नहीं होता है और बहुत बदलाव आया है कलाकारों में भी। कैसे तालमेल बिठाती हैं आप इतना? कुछ नहीं, ये मुझे लगता है हर चीज़ ज़माने के साथ चलने से, ये अगर छोड़ दे कि हम वो ज़माने के हैं, उस वक्त ऐसा होता था वैसा होता था, ये अगर दिमाग से निकाल दे तो इंसान सुखी हो जाता है। नहीं तो हर वक्त अटका रहता है कि अरे वो ऐसा था आज नहीं है, कल अच्छा खाना मिलता था आज नहीं है। जो है वो खाइए ना, जो गाना सुन रहे हो सुनिए और जो आ रहा है काम कीजिए, तो इसी में मजा है। जो स्थिति सामने है उसको एंजॉय करें, एंजॉय करना चाहिए, उस गाने को भी, उस वक्त को भी, नए ज़माने को, नए बच्चों को, उनके साथ मिक्स हो जाइए। जैसे दादी अपने पोतों के साथ मिक्स होके कैसे चलती हैं, वो माँ नहीं होती है जितनी, वैसे बदलना चाहिए, आजकल के ज़माने के साथ चलना चाहिए और इसलिए आदमी सुखी होगा। नहीं तो अटका रहेगा कि मैं ऐसा था, मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब जवानी से बुढ़ापा आता है कि अटक के रहेंगे कि हम जवान थे, वैसे ही चलते जाना चाहिए। आपने शुरुआत की थी शास्त्रीय संगीत से, हाँ। आपकी सारी शिक्षा दीक्षा भी शास्त्रीय संगीत में हुई थी, आपके घराना शास्त्रीय संगीत घराना था आपका, आपके पिताजी भी शास्त्रीय संगीत में माहिर थे। उसके बाद में आते आते आप पॉप म्यूजिक तक चली आई। जो आपने कही वो बात समझ में आती है थोड़ी सी कि भाई आपने आपको बदलाव करना चाहिए, आदमी को जैसी स्थितियाँ उसके अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए, लेकिन ये शास्त्रीय संगीत से पॉप म्यूजिक तक आते आते किस तरह से आपने अपने आप को ढाला? कुछ खास बात नहीं है। शास्त्रीय संगीत जो कुछ पिताजी ने सिखाया, जो हमने नवरंग मास्टर जी से सीखा, जो भी सीखा वो तो था ही। प्रैक्टिस तो हम आज भी क्लासिकल की ही करते हैं। तो फिर लाइट गाने गाने बहुत मुश्किल होता नहीं है और वो लाइट गाने गाते गाते, जैसे फिल्म का गाना, अभी देखिए
वो मेरे सोना रे सोना 30-35 साल पुराना गाना है, लेकिन आज मैंने जब दोबारा उसको गाया नए इंस्ट्रूमेंट के साथ, नए ज़माने के साथ, ट्यून वही, बोल वही, आर्टिस्ट भी वही, लेकिन वो बहुत हिट हो गया फिर से। अंतर क्या दिखा आपको, क्यों ऐसा हिट हो हमने गया? उसमें रिदम और उसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज करने से, रिदम नहीं, जैसे म्यूजिक थोड़ा सा कोरस डाला, कुछ किया, और आजकल जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे डॉल्बी सिस्टम और ये नया नया जो निकल रहा है स्टूडियोफोनिक, वो जैसे आ गया, बच्चों को पसंद आ गया, और उसके लिए तो मुझे अमेरिका अवार्ड लेने के लिए जाना पड़ा उस गाने के लिए। इससे पहले आपने अभी देखा ही, खुद ही देखा कि पहले गाने में आशा पारेख और शम्मी कपूर जी गाते हैं फिल्म में, और वो बहुत चला था। आज आपने क्या किया उसमें, लड़कियां देखिए आपने थोड़ा सा इंग्लिश उसमें रैप डाल दिया, तो ये करने से नए बच्चों के लिए अच्छा हो गया। तो जमाने के साथ अपने आप को जमाने के साथ गाना चेंज हो गया। सचमुच ये बहुत रेयर चीज़ है कि दो महान गायक एक साथ मंच पर सामने आ जाएं। चूँकि बात शुरू हो चुकी है आशा लता जी की, इसलिए मैं जानना चाहता था कि आप दोनों बहनें, गाने की दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्वभाव से भी थोड़ी विपरीत हैं एक दूसरे के। बचपन में आप बड़ी चुलबुली थीं, काफ़ी खेलती कूदती थीं, शोर मचाती थीं। नहीं, वो भी ऐसी ही थी। और लता जी आपको मोटी बिल्ली कहती थीं। नहीं, वो भी ऐसी ही थी, वो भी चुलबुली थी, खेलती थी। बचपन में जैसे बच्चे होते ऐसे ही, ऐसे हम थे। और सब घर में मेरे को ज़्यादातर बुद्धू कहते थे, मतलब मैं सब में ज़रा डल लगती थी उनको बहुत। अच्छा। क्योंकि हाँ, वो लोग ज़्यादा, सब तीनों बहनें बड़ी तेज, मतलब होशियार हैं सब। दिखती थी, हैं तो आप भी होशियार? नहीं नहीं लेकिन वो ज़्यादातर मुझे ऐसे हाबो बोलते थे। अच्छा। पठान पहलवान ऐसे नाम अच्छा, थे, अच्छा। क्योंकि शुरू से काम वाम करने का शौक, खाना पकाने का, सब ऐसे ही। तो थोड़ा सा फ़र्क है उसमें मेरे में कि वो बहुत गंभीरता से अंदर चीज़ को दबाए रखते हैं और मैं सब बोल देती हूँ। मैंने जितने गाने आज तक गाए हैं उसमें से चुन चुन के हमेशा हर वक्त नए नए करना पड़ता है, क्योंकि एक ही शो बार बार नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी कोई रह गया होगा, कभी आया होगा, नहीं आया होगा। और 76 से गा रही हूँ तो वही नहीं गाने गा सकते, आदमी बोर हो जाता है गाते गाते भी, तो हम चेंज करते हैं। 12,000 गाने बताए आपने। जी हाँ। और ये सिर्फ हिंदी में नहीं, मराठी में नहीं, कितनी भाषा में गा चुकी हैं आप? सारी भाषा, जितनी इंडिया में भाषा है सारी भाषा गाई हूँ। आपको आती हैं या? नहीं, सब नहीं आती है। बंगाली थोड़ी बहुत आती है, पंजाबी थोड़ी बहुत आती है, गुजराती ऐसे, लेकिन तमिल तेलुगु तो आती नहीं है, लेकिन गाती हूँ उसमें। तो हम इससे पहले लता जी के बारे में बात कर रहे थे और आपके बारे में बात कर रहे थे। जब आपने शुरुआत की गानों की, फिल्मी पार्श्व गायिका के रूप में, तब तक लता जी की आवाज़ पहचानी जा चुकी थी अच्छी तरह से, और उसके बाद भी वो एक बड़े वट वृक्ष की तरह रहीं। कि आपको कभी ऐसा लगा कि उनके होने से कुछ फ़ायदा हुआ या कुछ नुकसान हुआ? आपकी बड़ी बहन है वो। उसकी बहन हूँ, इस बात का तो मुझे बहुत गर्व है, लेकिन वो इतनी बड़ी है और मुझसे 4 साल भी बड़ी है, वैसे गाने में भी बड़ी है। जब मैं आई फिल्म लाइन में वो भी मतलब टॉप पे आ रही थी, तो मुझे बहुत आज तक वो सामना करना पड़ता है कि मुझे वो तराजू में डाला जाता है, लता अच्छी कि आशा अच्छी, लता अच्छी कि लता 1 नंबर, आशा 2 नंबर। मतलब इससे इसका उल्टा भी कोई लोग कहते नहीं, हैं। बहुत तकलीफ होती है। क्यों? कि कोई भी इंसान जो अपना काम करता है उसको अपनी जगह पे रहने दीजिए, हर वक्त तोलने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं कोई पंजाबी या गुजराती और किसी बाहर के अगर आर्टिस्ट में होती, मैं तो मंगेशकर नहीं होती, तो शायद मुझे कभी तोला नहीं जाता। ये कहा जाता कि हाँ ये भी नंबर 1 पे है, लेकिन बहन होने के नाते, और वो भी छोटी बहन होने के नाते, मुझे हमेशा ये इसका सामना करना पड़ा। और मैं अकेली नहीं हूँ इसमें, सारे हीरो के बच्चे हैं, लड़के हैं जो अच्छे होते हुए भी हमेशा बाप का साया उन पे रहता है। और ये कहा जाता है कि अरे वो इतना बड़ा एक्टर है, उसका बेटा, अरे उतना नहीं है, तो उतना। स्वाभाविक तुलना हुई ना। स्वाभाविक तुलना, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए। उसको, हर इंसान को उसके अपने इस पे छोड़ देना चाहिए। मेरी बेटी इतना अच्छा गाती है, लेकिन उसने छोड़ दिया गाना। उसने कहा मुझे तुम्हारे तराजू में नहीं रहना है कि लता और आशा कैसी और उनकी बेटी अच्छी इतनी नहीं है। तो वो तराजू उसको नहीं चाहिए था, इसलिए उसने जर्नलिज्म ले लिया और वो गाना छोड़ दिया। गाना छोड़ दिया। वैसे ये तो दुखद है कि दुख गाना की बात छोड़ा है, जाए, लेकिन एक बात है आशा जी की ये तुलनाएं स्वाभाविक हुआ करती हैं। नहीं, आप अच्छी अगर नहीं परिवार पर ये में तुलना। होंगी तो परिवार के लोगों के साथ तुलना तो होती है, नहीं होती है, होनी नहीं चाहिए। नहीं होती है। बाहर के अगर मैं होती तो तब भी होती, नहीं तब इस रूप में होती कि भाई नहीं होती, एक गायिका अच्छी है या दूसरी गायिका अच्छी है, कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है। नहीं, इतनी तुलना नहीं होती, बल्कि
अरे उससे भी बड़ा अच्छा गा गए ये कहते लोग, लेकिन आज वो नहीं है। और मुझे इस बात का भी दुख भी नहीं है, क्योंकि लोगों का जो स्वभाव है उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं। उनकी धारणा ऐसी होती है कि तोलते ही रहो। जिस मकान पे मैं आज हूँ वो मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। जब मुझे ये पता नहीं था कि मैं यहाँ पहुँचूँगी तो आगे कहाँ पहुँचूँगी और पहुँचना है ये मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, लेकिन एक ज़रूर बात है, मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे क्लासिकल, ड्रामा गीत और जिसको कहते हैं ख्याल और ठुमरी वगैरह ऐसी चीज़ें मुझे अभी गाने की इच्छा है। इंग्लिश भी गाना चाहती हूँ, लेकिन इतना मेरे पास टाइम ईश्वर दे तो अच्छा, मैं वो भी गा के जाऊँगी। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि कुछ ऐसा करके जाऊँ जो लोगों को हमेशा याद रहे। गाने में तो याद रहूँगी, लेकिन अच्छे इंसान होने के नाते अगर आपको याद रहूँगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आशा जी, आप गानों में भी अच्छी तरह से याद रहेंगी और अच्छे इंसान के नाते भी याद रहेंगी, और आपको इतना समय भी ईश्वर देगा कि आप वो सब पूरा कर सकें जो आप पूरा करना चाहती हैं। आप जो कुछ कह रही थी तो मुझे एक शेर याद आ रहा था, मेरी ज़िंदगी एक मुसलसल सफ़र है, जो मंजिल पे पहुँचे तो मंजिल बढ़ा दी। तो मंजिल आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जा रही है। जो इच्छा आपके भीतर भी है कि साहब मैं नई नई मंजिलें तैयार भी करूँ और वहाँ तक पहुँचूँ भी। आप उन गायकों में से हैं जिन्होंने अपने शिखर खुद बनाए हैं और उन तक पहुँचे भी, और उसके बाद अगले शिखर तक जाने की इच्छा आप में है। बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह कोई गायक हमारे बीच में है जो अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं है। जिस दिन इंसान संतुष्ट हो जाएगा उस दिन बात फिर खत्म हो जाती है। तो आप जैसे वो पूछ रही थी आपसे कि आगे और क्या पाना चाहती हैं, बहुत कुछ पा लिया आपने। मैंने बोल दिया यही कि मुझे मालूम नहीं है कि क्या पाना होता है, और कभी ये सोचती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ जो काम करो, जो काम करता जाएगा इंसान, और खुद ब खुद कुछ ना कुछ आता ही जाएगा। तो हम सोचें कि हमने ये करना है वो करना है, शायद होता नहीं है। तो हम जो बातचीत कर रहे थे मुकामों की, एक के बाद दूसरा मुकाम, इससे पहले एक सवाल आपसे पूछा था किसी ने कि जब आप विदेश गईं तो आपने एक बहुत अच्छे कंसर्ट वहाँ दिया, फिर यहाँ भी आप देती हैं, विदेशों में आप प्रोग्राम देती हैं लाइव प्रोग्राम, और इंडिया में भारत में जो प्रोग्राम देती हैं आप लाइव प्रोग्राम, उनमें क्या अंतर आपको दिखाई देता है यहाँ की ऑडियंस के संदर्भ में? वहाँ की जो ऑडियंस है बाहर की, वो बड़ी ट्रेन ऑडियंस है। जैसे हम जाते हैं तो तालियां होती हैं, और जो गाना शुरू करूँगी तो वो पहले उनको पता होता है, तो वो बता देते हैं तालियां मार के कि ये आप गा रही हमें पसंद है। और जब शो ख़त्म होता है, जब हम बाव करते हैं उनके सामने, तब सब खड़े होते हैं, स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। हर आदमी अपनी भाषा सुनना चाहता है, उसको अपनी भाषा प्यारी लगती है, इसलिए उन्होंने रविंद्र संगीत की बात की। मैं आपसे पंजाबी गीत सुनने की बात करूंगा, मराठी वाले मराठी की बात करेंगे। आप सही कह रही हैं कि फिर तो फंस जाएंगे तो बातचीत नहीं हो पाएगी। हम ये जानना चाह रहे थे कि जो मैंने आपसे सवाल पूछा था पहले, कि जो अंतर आप बता रही थी भारतीय ऑडियंस में और विदेशी ऑडियंस में। पहले वहाँ पर जो लोग हैं, मैंने बोला ट्रेन हुए हुए हैं, कि जैसे एंड होता है तो उठ के खड़े होके तालियां देते हैं, और बहुत मतलब मैं अब मेरे पास अभी दिखाने के लिए नहीं है, स्टेज के नज़दीक आके फूल देना, आके नज़दीक हाथ मिलाने की कोशिश, पर बड़ी ही शांति से और बड़ा अच्छा होता है, और तालियां इतनी मिलती हैं। यहाँ क्या होता है, ज़रा लोग मतलब सुस्ताए होते हैं सब। ठीक है, चल रहा है, चलने दो, 10 घंटे भी सुन सकते हैं, लेकिन बड़े सुस्ती से सुनते हैं। तो गाने वाले को जैसे सामने ताली आती है तो गाने का जोश आता है, वो यहाँ पर ज़रा कम दिखाई देता है। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि लोग उसमें खो जाते हैं आपके गीतों में, इसलिए उनको ऐसा याद नहीं नहीं है। रहता बाहर कि वाले ताली भी बजाएं कि सुनते नहीं हैं, बजाएं। उनको पता है, क्योंकि इंग्लिश शो देख के उनको मालूम है कि कोई अच्छी ऑपेरा सिंगर गा जाती है तो सब तालियां देते हैं, कोई अच्छा डायलॉग बोल गया तो तालियां देते हैं। तालियां तो यहाँ भी मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर उतना पहले था। अच्छा। अभी आजकल मैं देख रही हूँ उतना वो नहीं है। मैंने कभी एक्टिंग करना नहीं चाहा, क्योंकि सुबह उठ के मैं अपना चेहरा आईने में देख के अपने आप को बोलती थी कि कभी नहीं करना है लेकिन आजकल जैसे टीवी वीडियोस बनते हैं उसमें तो हम आते हैं, लेकिन एक्टिंग नहीं करना चाहती कभी भी। एक्टिंग क्यों नहीं करना चाहती हैं आप? नहीं, इंसान को जिसका जो काम चल रहा है उसी में ध्यान देना चाहिए, और जेनो काम तेनो थाए, बीजा करे सो गोता खाए। अच्छा जो काम जिसका चल रहा है, जिसका काम उसी को साजे। सजे। इसमें जब आप बता रही थी कि गज़लें भी आप पसंद करती हैं, गीत भी आप पसंद करती हैं, कभी अकेले में जब आप गुनगुनाना चाहें कुछ, वैसे मैंने देखा था आते हुए आप कुछ गुनगुना रही थी इस समय भी, मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी, क्या गुनगुना रही थी, लेकिन क्या गुनगुनाती हैं आप? पता नहीं क्या,
लोग समझते हैं कि हम फिल्म के गाने गाते हैं तो शायद फिल्मी गाने घर में गाते होंगे, आलाप लेते होंगे, ये वो। ऐसा नहीं होता है। हम जब घर में होते, काम करते होते, तो कोई क्लासिकल का ये मिल गया, कोई सुन लिया किसी का गाना, वही गुनगुनाते हैं। सुबह सुबह कोई गाना अगर दिमाग मतलब सुन लिया तो वही चलता रहता है। तो आपको भी देखिए, किसी सब इंसानों को होता है कि कोई गाना बैठ गया, दिन भर वही गाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही गाना हम दुख में वो गा रहे हैं, सुख में वो गा रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, फिक्स नहीं होता है कुछ। ऐसा फिल्मी बातें होती है। जीवन में सब अलग होता है। मुझे खुद को जब बहुत पसंद जीवन में रही है वो मधुबाला, और मधुबाला मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अभी भी मैं उनकी पिक्चरें आती हैं तो मैं देखती हूँ, और बहुत सारी हीरोइन हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, आज नई भी हैं, पुरानी भी हैं, सब हैं। लेकिन एक मेरी एक होती है, एक बचपन की समझ लीजिए यंग एज की चाहत, वैसे मुझे मधुबाला ही पसंद है। आपने आशा जी की पसंद तो सुन ली, अब हम ज़रा नापसंद भी सुने। आशा जी, ऐसा भी तो कभी हुआ होगा कि जब आपको लगा कि आपने बड़े मन से कुछ गीत गाए हैं और कुछ लोगों ने या कुछ गायिकाओं ने ठीक नहीं गाया? ऐसे बहुत बार होता है, लेकिन मेरी खुद की जो आदत है, मैं फिल्में बहुत कम देखती थी। पहले तो टीवी भी नहीं था, तो हमने फिल्में बहुत कम देखी। और अभी जब देखते हैं तो थोड़े पार्ट में देखनी पड़ती है, क्योंकि घर में आती तो लोग उठ के अपना काम करते, कुछ होता है, इसीलिए कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा ख्याल है अच्छा ही करती हैं जो भी सब करती हैं। आपने कहा कि अभी भी आपको कई बार पुराने गीत कभी अच्छे लगते हैं, कभी लगता है कि उससे पहले अच्छा गा सकते थे। अच्छा, ये एक बात बताइए कि पिछले 50 साल से आप गा रही हैं, लोगों को भी देख रही हैं आप, बहुतों को बहुत कुछ मिला जीवन में, उपलब्धियां भी मिली, कुछ को नहीं भी मिली होंगी। आपसे एक बार किसी ने सवाल पूछा था कि पिछले 40 साल में कौन सा कलाकार ऐसा है जो आपकी दृष्टि में ऐसा है जिसको उसका ड्यू नहीं मिला, और आपने हंसते हुए जवाब दिया था, आशा जी, उसका नाम है आशा भोसले। ऐसा क्यों लगता है आपको? नहीं, मैं बताती हूँ आपको, मुझे सबसे ज़्यादा ड्यू मिला है एक तरफ नहीं मिला है। जैसे? सबसे बड़ा मुझे जो ड्यू मिला है वो है मेरी पब्लिक, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं। तो मुझे वो जो पसंद करते हैं मेरे गाने, वो मुझे बहुत कुछ मतलब दिया है। लेकिन बाकी आप कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो, जैसे मैं कहती हूँ तराजू वाले लोग, या हैं ऐसी चीज़ें जो हम मतलब मैं बात ही नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जो मिला भी, और मिला भी बहुत, नहीं भी मिला थोड़ा, नहीं, कोई बात नहीं। अभी भी आपको लगता है, मतलब इतनी उपलब्धियों के बाद इतना प्यार आपको अपने दर्शकों से, श्रोताओं से मिला है, आपके गीत घर घर में गूंज रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि मैं पूरी मेहनत करती हूँ चीज़ों पर, सारी मेहनत का प्रतिशत भी आपको मिलता है, तो व्यक्ति को जीवन में कब ये लगना चाहिए कि बस अब तो बहुत कुछ मिल गया? आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई क्षण आना चाहिए? हर एक के मन पर है कौन कैसा सोचता है, कौन कैसा सोचता है। जैसे मैं सोचती हूँ कि मेरा अभी गाना कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे बहुत कुछ, अभी फिल्म फेयर ने मुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया, तब मैंने कहा था कि लाइफ अचीवमेंट अवार्ड उसको दिया जाता है जिसका अभी पूरा हो चुका है। मेरा तो अभी पूरा नहीं हुआ, मुझे तो अभी गाना सीख रही हूँ, अभी गाना है। तो वैसे ही मेरा, जैसा मुझे लगता है कि अभी मैं कुछ कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। हमारे सवाल पे भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ पूछना है मैं आपसे। अच्छा, आपने मुझे सवाल किया था कुछ? हाँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपके जीवन के सुख का क्षण और दुख का क्षण, दुख का क्षण, दो क्षण मुझे आपके चाहिए। देखिए, लाइफ में सुख और दुख एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो चलता रहता है, दो सगी बहनों की तरह। और देखिए, दुख तो ऐसे आते हैं कि कोई अपने साथी होते गुजर जाते हैं, माँ बाप गुजर जाते हैं। सुख का क्षण भी होता है कि हमें कुछ चाहिए वो मिल जाता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं। तो सुख के क्षण भी बहुत होते हैं, लेकिन दुख का क्षण ऐसा होता है जो चले गए जीवन से, उनको भी हम भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद। लेकिन कोई कोई क्षण ऐसे होते हैं जो इंसान कभी भूलता ही नहीं। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ कि मेरा पहला लड़का हेमंत भोसले, जो बाद में म्यूजिक डायरेक्टर भी बना और पायलट है वो 5 साल का था। अब मैं बहुत जवान थी, 20 साल की थी, और मेरा 5 साल का बेटा किसी कारणवश भोसले साहब ने उसको देहरादून स्कूल में डाला। जब उसको स्कूल में डाला
तो मैं बहुत मना करती रही, लेकिन आप नहीं चाहती थी बाहर मैं जाए? बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरे से बच्चा इतना छोटा दूर हो। 10-12 साल का हो तो बात ये अलग एक नैसर्गिक बात है जी माँ हाँ। के लिए। और जब मैं वहाँ गई तो इतने बड़े बड़े पेड़ थे और स्कूल था, बहुत अच्छा स्कूल, कोई ये नहीं। लेकिन जब मैं जाने लगी तो उसने मेरी तरफ देख के टाटा करने के बजाय मेरी तरफ पीट करके वो उस तरफ देख के रो रहा था। वो क्षण जो था, उसके बाद मैं बहुत रोई, बहुत कुछ किया, हर साल 3-4 बार उसको मिलने जाती थी, लेकिन वो दुख, उसके बाद बच्चा दूर रहा, ये वो, फिर अब हमेशा बच्चे जब दूर रहते हैं वो दूर दूर होते जाते हैं। यहाँ जैसे वो हमेशा के लिए स्कार बन गया है। दर्द उठता है। आज भी मुझे लगता है कि मैं उस वक्त इतनी कमज़ोर क्यों हो बच्चे से बिछुड़ना वाला क्षण जो था वो आपको बहुत पीड़ा देता था। बहुत मुझे उसने वो रुलाया। सुख का क्षण जिसकी आप बात कर रही थी, जो आपको अच्छा लगता है आज भी याद करके? याद करके पहला अच्छा गाना, जो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ, बहुत अच्छा हुआ, सबने कहा बहुत अच्छा। वो एक ऐसा, क्योंकि जैसे पहला बच्चा, जैसे बच्चे या कोई भी एक सुख दे जाता है, वैसे एक पहला गाना मुझे बहुत ऐसा लगा कि हाँ मैंने गाया, लोगों को पसंद आया, वो एक क्षण होता है। वो बाद में वो क्षण बहुत आए, उस सृजन का क्षण है। इसीलिए वो क्षण मेरे को इतना ज़्यादा भाता नहीं है, क्योंकि बहुत आगे वैसे, लेकिन दुख का क्षण जो होता है वो हमेशा याद रहता है। आशा जी, आप अपनी आत्मकथा भी लिख रही हैं, हमने सुना है, कहाँ तक पहुँची वो? बहुत लिखा है मैंने, और हम्म। जो मेरे साथ हुआ वो लिखा है। मैं किसी को दोष नहीं देती हूँ और किसी को बीच में घसीटती भी नहीं हूँ, किसी को मतलब चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। जो मेरे साथ हुआ, एक लड़की के साथ क्या हुआ, और ये भी होता है कि हमने जो बुराइयाँ, हम में जो बुराइयाँ हैं, बुराइयाँ माने कमजोरियाँ समझ, बुराइयाँ ही हम दूसरों को कहते हैं अगर ये वो बुरा है, हम देखें तो हम उससे ज़्यादा बुरे हैं। तो हमारी भी गलतियाँ हैं, एक इंसान होने के नाते हमने भी गलतियाँ की, लेकिन उस गलती को और अपनी अच्छाइयों को, हर चीज़ को मिला के देखना चाहिए, कौन सी ज़्यादा हैं, अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ। ये सारी चीज़ें आपने आत्मकथा में देंगे। कब तक आ जाएगी? एक सवाल छोटा सा, कब तक आ जाएगी आत्मकथा? थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि जब लिखती हूँ तो लगता है कि कम है, अभी कम है, अभी कम है, अभी। चलिए, हम चाहते हैं कि वो आत्मकथा जल्दी से जल्दी आए, ताकि आपकी वो बातें जो अब तक लोगों को नहीं पता चली सामने आएंगी। आशा जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आप हमारे दूरदर्शन स्टूडियो में आई, और हम एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जी, दर्शकों को मैं कहूँगी कि ऐसा बर्थडे मैंने कभी नहीं देखा जो आज आपने भी देखा, मैंने भी कभी नहीं देखा था अपना बर्थडे ऐसा, और थैंक यू वेरी मच। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मित्रों, इसके साथ ही हम आज का ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं। आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।